हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशंस के बारे में और हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए, आयंस के लिए, सॉल्ट्स के लिए या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर हम गिवन है उनके लिए और एटम्स के लिए। इन सब कैलकुलेशंस को करने के बाद हम लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी तरह से अगर कैलकुलेशन हमें पूछी जाए इक्विवेलेंट मास की तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी जो हमने सीखा था उसे हम रिलेट करेंगे मोलैरिटी जो टर्म हमने सीखी है उससे। इन दोनों का रिलेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के रिलेशन पर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी जिसे हम किससे लिखते थे, कैपिटल एन से, एंड मोलैरिटी जिसे हम किससे लिखा करते थे, कैपिटल एम से। इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सिंपल सा रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, यहाँ पर ये जो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हमने लिखा है ये एक्चुअली में बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है एन फैक्टर के। अब ये एन फैक्टर है क्या? देखिए, अभी तक जो भी चीज़ें आप निकाल रहे थे, आपको याद होगा एसिड्स के केस में आप निकाला करते थे बेसिसिटी और बेस के केस में हम लोग निकाला करते थे एसिडिटी, ठीक है। इसी तरीके से आयंस के लिए हम निकाला करते थे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और एटम्स के लिए हम निकाला करते थे मैग्नीट्यूड ऑफ वैलेंसी। इसी तरीके से हम लोग निकालते थे किसके लिए? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या निकाला करते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। यही सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? एन फैक्टर कहलाती हैं। तो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसी को हम क्या कहते हैं? एन फैक्टर कहते हैं। अगर एसिड का केस है तो यही एन फैक्टर क्या कहलाता है? बेसिसिटी कहलाता है। और अगर बेस का केस है तो यही एन फैक्टर क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाता है। तो देखिए, इक्विवेलेंट मास अगर मैं बात करता हूँ आपसे एसिड का, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अगर आप यहाँ से बेसिसिटी ऑफ एसिड देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये है क्या? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये जो एन फैक्टर है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? यहाँ पर एन फैक्टर है। एन फैक्टर बेसिकली है क्या? एसिडिटी, बेसिसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं। एक सिंगल टर्म से हम क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मेलिटी जो है इसे हम बराबर लिख सकते हैं किसके? मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर के। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आता है। अगर हम बात करेंगे एसिड्स की तो आप यहाँ पर एन फैक्टर की जगह पर लिखने वाले हैं बेसिसिटी। अगर हम बात करेंगे बेस की तो फिर आप यहाँ पर लिखने वाले हैं एसिडिटी। अगर हम बात करेंगे आयंस की तो आप यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एटम्स की तो आप यहाँ पर लिख देंगे वैलेंसी। और अगर हम बात करेंगे सॉल्ट्स की या फिर आयनिक कंपाउंड की तो आप यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की तो वहाँ पर आप इधर लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन कहीं पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स की मदद से हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन को देखते हैं।
देखिए आपको गिवन है HCl और HNO3, HCl और HNO3। आप जानते हो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और एसिड हैं तो क्या करेंगे, इनके लिए हम बेसिसिटी देखेंगे। और ये कितने H+ आयन दे सकते हैं, बेसिसिटी क्या होती है, जितने H+ आयन दे सकते हैं। भाई इसके पास एक H+ है, इसके पास भी एक H+ है, तो ये एक एक ही दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इनका N फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में N फैक्टर यानी कि 1, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1, या फिर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। ये हो गया हमारा पहला केस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं H2SO4 को। देखिए H2SO4 में कितने H+ हैं, ये भी एक एसिड है। H2SO4 में कितने H+ हैं, 2। इसका मतलब यहाँ पर जो N फैक्टर है वो कितना होने वाला है, 2। क्यों, क्योंकि बेसिसिटी यहाँ पर कितनी थी, 2। तो N क्या हो जाएगा, 2। N इज इक्वल टू M इंटू 2, या फिर आप बोल सकते हो N इज इक्वल टू 2M। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कभी भी N फैक्टर देख के कैलकुलेशंस को कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे NaOH KOH की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो NaOH KOH, N क्या होगा यहाँ पर 1, तो N कैपिटल N क्या हो जाएगा, M इंटू 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या थे, बेस थे, और बेस के लिए हम क्या देखते हैं, एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होती है, कितने OH- रिलीज कर सकता है। तो भाई OH- इसके पास भी एक ही है और इसके पास भी एक ही है, तो एक ही रिलीज कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक चॉकलेट है और किसी को 2 दे दोगे, कितनी दे सकते हो, एक ही तो दे सकते हो मैक्सिमम। तो जितना है मैक्सिमम क्या कर सकता है सामने वाला, उतना ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखें, इसके पास 2 हैं, 2 OH-, तो N फैक्टर कितना होगा, 2 दे सकता है ये। N इज इक्वल्स टू 2, तो N इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर यानी कि 2। तो N इज इक्वल्स टू कितना निकल कर आया, 2M निकल कर आया। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसे देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ Na2CO3, या फिर अगर मैं आपसे बोलता हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है यहाँ पर चार्ज देखिए, CO3 पे क्या चार्ज होता है, 2-, CO3 पे क्या चार्ज होता है, 2-, कैल्शियम पे क्या चार्ज होता है, +2, और 2 सोडियम पे कितना चार्ज होगा, +2, है ना। एक पे कितना, +1, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू +1। तो इसका मतलब चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर 2 है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब N इज इक्वल टू क्या करोगे, 2 लिख दोगे। N फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। नॉर्मेलिटी ये कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी इंटू में 2, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2M। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली टर्म को। देखिए अभी तक हम लोगों ने ये टर्म्स डिस्कस की, अब हम बात करते हैं NaCl की। NaCl की अगर हम बात करें, N इज इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है, N इज इक्वल टू क्या होगा, 1, कैपिटल N इज इक्वल टू M इंटू 1, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M। क्यों, क्योंकि फिर से देखो यहाँ पर चार्ज कितना था, +1, और यहाँ पर चार्ज कितना था, -1। तो आप चाहे तो प्लस वाला चार्ज लो, आप चाहे तो माइनस वाला चार्ज लो, हमेशा दोनों का क्या लेते हो आप, मैग्नीट्यूड लेते हो। चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। देखिए इन सभी केसेस के अंदर हम लोगों को क्या गिवन है, आयंस। और आयंस के केस में हम लोग जानते हैं, आयंस के केस में हम लोग कैसे निकाला करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज है बोलो, 2। कितना चार्ज है बोलो, 2। यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 ही है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 ही आने वाला है। तो देखो कितना आसान है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में 2, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2M। तो ये आपके पास कैलकुलेशंस हो गई। जब आपको नॉर्मेलिटी गिवन हो तो आप मोलैरिटी इजीली निकाल सकते हो, या मोलैरिटी गिवन हो तो नॉर्मेलिटी इजीली निकाल सकते हो।
हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और क्वेश्चन में ये फार्मूलाज किस तरीके से पूछे जाते हैं, काम में आते हैं। लेकिन उससे पहले आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 m H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ मिली नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखो एक सॉल्यूशन आपको गिवन है, दूसरा सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो केस है ना, ये सिंपल सा आपको कौन सा केस हुआ, डाइल्यूशन का केस हुआ। एक चीज़ आपके पास है और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला वाला वॉल्यूम निकालना है। आपको ये नहीं बताना कि कितना पानी मिलाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, पहले वाले का वॉल्यूम कितना था, इतना ही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला वॉल्यूम अभी नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क या एक्स मान लो, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। N1 पहली नॉर्मेलिटी कितनी होगी, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मोलैरिटी अगर आप रख रहे हो तो मोलैरिटी रखो, नॉर्मेलिटी रख रहे हो तो नॉर्मेलिटी रखो। हर जगह पे एक ही तरह की कंसंट्रेशन टर्म रखो फॉर्मूला जब सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे आपको याद होगा डाइल्यूशन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था M1V1 = M2V2। ऐसा तो नहीं करते थे हम कि यहाँ पर एक जगह पे मोलैरिटी ले लिया, दूसरी जगह पे मोलैलिटी ले लिया, सेम रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर N1V1 = N2V2 ले लोगे। पर उसके लिए आपको N1 पता होना चाहिए। देखो कैसे निकालोगे, आपको मोलैरिटी पता है और आप ये जानते हो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी इनटू में किसके बराबर होती है, बोलो, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। और एन फैक्टर कितना है, 2H प्लस दे रहा है, इसका मतलब एन फैक्टर है 2। तो अगर मोलैरिटी है 10 तो 10 × 2 यानी कि 20 क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉर्मेलिटी। तो मैं सीधे लिख दूँ 20 क्या हो जाएगी यहाँ पर, नॉर्मेलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, वॉल्यूम गिवन है 100 ml और मिली नॉर्मल सॉल्यूशन है। मिली नॉर्मल आपको याद होगा, मिली मोलर जैसे हमने निकाला था ना, मिली मोलर क्या होता था, 1/1000। ठीक ऐसे ही जब आप मिली नॉर्मल देखेंगे तो वो क्या होगा, अगेन 1/1000, कोई भी फर्क नहीं है, सेम है, ठीक है। जो टर्म्स है वो नहीं बदलेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, n/1000। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। M1V1 = M2V2 की जगह पे फॉर्मूला क्या रख दोगे, N1V1 = N2V2 रख दो फॉर्मूला। V1 की वैल्यू पूछी है, बाकी सब गिवन है। तो V1 कितना हो जाएगा, देखो N1 यानी कितना है यहाँ पर 20 = N2 कितना है 1/1000 और V2 कितना है 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो V1 कितना आएगा 1/200। आप चाहो तो इसे ऐसे के ऐसे रहने दो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसे हाफ को लिख सकते हो 0.5। और ये क्या है, 2 डेसिमल है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 × 10⁻²। या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक डेसिमल जब आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, एक डेसिमल जब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, तो यहाँ पर ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, माइनस में बढ़ जाएगी पावर, 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो 5 × 10⁻³ आप चाहो तो अपने आंसर को ऐसे रिपोर्ट कर लो, या फिर आप ये जो 2 डेसिमल हैं, 2 हैं, उसको और लेफ्ट में ले आओ, तो आंसर हो जाएगा 0.005। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपके क्वेश्चन में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें गिवन है, उस हिसाब से अपना आंसर आप मार्क कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि 10 लाख में कितनी चीज़ है वो,
ठीक है, 10 लाख के अंदर कितने पार्ट्स हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए हम बोलते हैं ना कि तो हज़ारों में लाखों में एक हैं, या कई बार हम दोस्तों को बोलते हैं कि भाई तुम तो करोड़ों में एक हो, है ना, या फिर मम्मी अपने बच्चों से बोलती है बात। तो खैर ये तो क्या है कि बहुत ही कम, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, लाखों करोड़ों में एक होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूट कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ही कम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो है हमारा कैसा होगा, यानी जो सॉल्यूशन बनने वाला है सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाकर, वो कैसा होगा, बहुत डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट कब होता है, जब सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, और कंसनट्रेटेड कब होता है, जब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है ना। जब हमने बात की थी चीनी के बारे में भी, तब हमने बोला था ना कि जैसे ये बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा मीठा है ना, चीनी नमक कितना डाला उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये किसके लिए काम में लेते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन यूनिट जो है ये हम कब लिखते हैं, ये हम उनके लिए लिखते हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है सॉल्यूट, ठीक है। व्हेन सॉल्यूट इज इन ट्रेसिस, बहुत ही कम है, ठीक है। ढूंढने पे मिलने वाली बात है ना, कहते हैं कि चिराग लेके ढूंढोगे तो मिलेगा, वो वाली चीज़ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कि कितने ग्राम सॉल्यूट आपको मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट ये किस में लेते हो आप, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी आप किस में लेते हो, ग्राम में। ऊपर आप क्या करते हो, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हो। ये फॉर्मूला है किसका, पार्ट्स पर मिलियन का, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका, पार्ट्स पर मिलियन का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स पर बिलियन, ऐसी एक टर्म होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्ट्स पर बिलियन, तो बिलियन तो और भी बड़ी क्वांटिटी हो गई, है ना। तो बिलियन में और कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर कितना 6 जीरो, वहाँ पर कितने हो जाते हैं 9 जीरो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने सेम फार्मूला बनाया, सेम यही फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पर 10⁻⁶ की जगह क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है। हालांकि पार्ट्स पर बिलियन पे क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोर्स में है नहीं, पर कुछ भी अलग नहीं है। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इजीली कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁶ की जगह पर वहाँ पर क्या आ जाएगा, 10⁻⁹ आ जाएगा। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, पूरा सॉल्यूशन ही लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये हमने बाद वाली लिख दिया, अभी मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है। ये हमने बाद की टर्म लिख दिया, अभी बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हो किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर किसके होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है ना, यही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट बहुत ही कम है, इतना कम है तो हम एक काम करते हैं, इसे नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, है ना। तो अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो सोचो बचेगा क्या भाई, ये तो कट जाएगा फिर। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। यानी आप मास ऑफ सॉल्यूशन लिखो या मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो, लगभग एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो। तो अब लिख देते हैं, हम एक काम करते हैं, हमारे फॉर्मूले में पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ये आपके पास हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला। आप चाहो तो इस 10⁻⁶ को अगर इधर भेज दो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन इंटू
10⁻⁻6 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अभी बताऊंगा ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिखवाया आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर अपना दिमाग लगाना, ठीक है, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना क्वेश्चन पे। तो एक काम करूँ, मैं क्वेश्चन को अभी साइड में लिख दूँ, क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन है, उसके अंदर बेसिकली आपको वाटर गिवन है और ये कंटेन करता है, कंटेन्स 70 ppm NaCl। आपको वाटर गिवन है और उस वाटर के अंदर 70 पार्ट्स पर मिलियन क्या है, NaCl है। अब आपको डिटरमाइन करनी है इसकी मोलैलिटी। देखिए पार्ट्स पर मिलियन आपको गिवन है, आपको मोलैलिटी निकालनी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, अगर आप लोगों से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी तरफ से आप लोग एक एक चॉकलेट लेके खा लेना, और अगर नहीं होता है तो फिर हम फटाफट से इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए ट्राई किया आप लोगों ने, किस किस का आंसर आया सच सच बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं हमसे पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पर पूछा गया था, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन हमें गिवन था, ppm कितना गिवन था, 70 लिख लिया हमने। हमसे पूछा क्या गया था, मोलैलिटी, ठीक है। अब आप इतना तो जानते हो कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, गिवन मास है ना, जो कि किस में होता था, ग्राम में होता था, डिवाइडेड बाय, चलिए मैं एक काम करता हूँ उसी की तरह लिख देता हूँ जैसे हम लोगों ने फॉर्मूले में लिखा है ना, कैसे होता था, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट किस में होता था, ग्राम में होता था, डिवाइडेड बाय क्या होता था, मोलर मास, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता था, अगर हम नीचे ले देते मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। इतना सबको याद होगा ये फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपके पास आंसर आ चुका है, आपके पास ये फॉर्मूला लिखने में ही आंसर आ चुका है। देखो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये देखो किसके बराबर है, ppm इंटू 10⁻⁻6 के बराबर है। तो रख दो वैल्यू भाई, ये किसके बराबर है, पूरा ppm इंटू 10⁻⁻6 के बराबर है। तो इसका मतलब ppm इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हो गया क्वेश्चन, 10⁻⁻6 ये और 10⁻³ ये, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ppm इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास। ppm कितना है बोलो,
ppm अभी हमने लिखा 70 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, NaCl है ना, तो NaCl का कितना होगा 23 प्लस में 35.5 यानी कि 58.5। तो इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा किसका, मोलैलिटी का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की, जिसका नाम है रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री। रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री। अब देखो, ये जो रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री है, ये असल में बताती क्या है, ये हमें बताती है कैलकुलेशंस जो कि हमें करनी है किसके बेसिस पे, केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे। अब देखो, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कैलकुलेशंस करने का फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा हमें होता है लैब के अंदर, जब हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेकर किसी चीज़ की कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी बनानी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो, अगर हम नॉर्मल अभी ना एकदम देसी एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मम्मी को अगर 1 किलो हलवा बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, 1 किलो आटा थोड़ी लेंगी। ठीक है, चलो आटे का हलवा भी बनाना है, अगर 1 किलो आटा थोड़ी लेंगी। मान लो उन्होंने 1 पाव आटा ले लिया, ठीक है, 1 पाव घी ले लिया और 1 पाव चीनी ले ली और 1 पाव उन्होंने पानी ले लिया। ठीक है, ये 4 चीज़ें लेके उन्होंने मिलाकर मतलब आटा पकाकर आटा बना दिया। ठीक है, तो 1 किलो आटा तैयार हो गया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी लगेगी कि सामने वाली कोई चीज़ क्या हो जाए, हमारे पास तैयार हो जाए कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी में। यही क्या होती है हमारी रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, कैलकुलेशन जो कि हम करने वाले हैं किसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम बिना देर किए। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या रिएक्शन है, ठीक है, ये सब चीज़ें जब रिएक्शन की कंडीशंस की हम बात करेंगे तब सीखेंगे। अभी तो ये रिएक्शन हमारे सामने दे रखी है, रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसका भी एक ही मॉलिक्यूल है। अगर सामने कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक CO2 बन रहा है। ठीक है, अब देखो कभी भी कोई रिएक्शन अगर होती है ना, तो उसमें लेफ्ट साइड में जितने एटम होते हैं ना, उतने ही राइट हैंड साइड में भी होते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर होती है ना, तो जितना मास लेफ्ट साइड में होता है ना, उतना ही मास राइट हैंड साइड में भी होता है। चलो अभी देख लेंगे हम इस सब चीज़ों को, है ना। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 एटम है, तो यहाँ पर भी कितने एटम है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 एटम है। और बिल्कुल सेम एटम है, एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि इसको मैं थोड़ा सा और बल्क क्वांटिटी में चलते हैं हम, है ना, तो मैंने अगर बोला इसको कि ये कितना है, कार्बन 1 मोल है, ये कितना होगा, ये भी 1 मोल ही रिएक्ट करेगा। फिर अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, अगर ये 1 होता, ये 1 होता तो ये 1 बनता। अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये भी तो 1 मोल बनेगा, सेम क्वांटिटी बनने वाली है। अच्छा, 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल कार्बन का मतलब होता है कितना, मोलर मास इसका 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। और 1 मोल CO2 इसका मोलर मास कितना होगा, 44 ग्राम, है ना। 12 + 32। मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं, अभी हमने देख लिया नंबर ऑफ एटम बराबर है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने थे उतने ही राइट हैंड साइड में भी हैं। यहाँ पर देखो मास 12 ग्राम और 32 ग्राम, 12 और 32 कितना हो गया, 44। यहाँ पर भी कितना, 44। तो इसका मतलब मास भी दोनों साइड क्या है, सेम है। ठीक है, अब अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूँ, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO। क्या लिख दिया मैंने, CO। कार्बन
देखो पहली जो थी वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी जो है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये एक्सट्रीमली हार्मफुल गैस होती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कभी कि जैसे अगर बंद कमरे में ना वो जला के नहीं सोना चाहिए, जिससे कि लकड़ी जला के लोग सो जाते हैं ना, कि जैसे गर्मी मिलती रहे, सर्दी के अंदर क्या करते हैं लोग, लकड़ी जलाकर सो जाते हैं। तो कभी कभार ऐसी खबर आती है कि मतलब कोई जैसे लकड़ी जलाकर ऐसे सोए थे घर में, और मतलब सुबह उठे तो परिवार जो है वो ख़त्म। ठीक है, तो मतलब ये वाली सिचुएशन क्यों हो जाती है, क्योंकि असल में जब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं है ना, इधर एक ऑक्सीजन थी, इधर आधी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या होगा कि जब बंद कमरा है ना तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती, तो फिर क्या होने लगेगा, बंद कमरे के अंदर अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर तेज़ी से घुलता है। ठीक है, और ये क्या होता है, फिर ऑक्सीजन हमें लेने नहीं देता। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, पर्सन की ना साइलेंट डेथ हो जाती है, पर्सन को पता भी नहीं चलता और वो सफोकेशन से मर जाता है फाइनली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक एक्सट्रीमली हार्मफुल गैस है। खैर अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे। देखिए अगर मैंने यहाँ पर इसका एक लिया तो इसका आधा लूँगा और इसका एक लूँगा, पर इस चीज़ को सोचो, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एक इसका ले रहे हो, आधा इसका ले रहे हो, आधा वाधा नहीं ले सकते आप। ठीक है, आपको एक क्वांटिटी तो लेनी पड़ेगी, आधा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि आधा ऑक्सीजन ले लो, आधा ऑक्सीजन जैसा कुछ नहीं होता। असल में हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम बड़ी क्वांटिटी में बात करते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपसे 1 मोल इसका ले लो, आधा मोल इसका ले लो, 1 मोल ये बन जाएगा। तो अब ये आधा नहीं है, अब आप जानते हो 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, आधा नहीं है अभी ये। ठीक है, तो उसका आधा आप कर रहे हो, इतने सारे बड़े नंबर का आप आधा कर रहे हो। ठीक है, तो मोल में अगर आप इसको हाफ बोलो, ठीक है, 1/4 बोलो, 1/8 बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, पर अगर सिंगल लिखा हुआ है तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगर मैं बात करता हूँ आपसे, मैंने आपको एक और इक्वेशन बनाकर दे दी, 2C + O2 gives rise to 2CO। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि इसका अगर आप 2 मोल ले रहे हो और इसका अगर आप कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 मोल ले रहे हो, तो इसका आपको कितना मोल मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है ना, यही मतलब हुआ इसका। एटम देख ले दोनों तरफ बराबर है क्या, देखो भाई 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये सब चीज़ें तो बराबर हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए, अगर आपको मोल्स में पूछ ले, ग्राम में पूछ ले, ठीक है, हो सकता है वॉल्यूम में पूछ ले, जैसे मर्जी पूछ ले। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम पे भी बात करेंगे, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ, हमसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है किसका, CO2 का, CO2 produced when 10 mole carbon reacts with oxygen। देखो इसमें हमसे क्या पूछ लिया उसने, CO2 का मास पूछ लिया, क्या रिएक्शन दे रखी है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। कार्बन कितना दे रखा है, 10 मोल, तो हमसे पूछ रहा है कि CO2 कितनी बनेगी। देखो अब इस सिचुएशन में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें ये तो बता दिया कि कार्बन तो 10 मोल है, हमने मान भी लिया, हमसे CO2 पूछा है, हमने ये भी मान लिया, ठीक है हम निकाल लेंगे, पर ऑक्सीजन तो हमें गिवन ही नहीं है। जब तक 2 चीज़ें नहीं गिवन होंगी तो हम तीसरी चीज़ कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपसे इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले और अगर आपको दूसरी क्वांटिटी के बारे में कुछ भी ना बताए, तो आप ऐसा मान कर चलोगे कि ये क्वांटिटी बिल्कुल बहुत सारी है, इसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, जितना ये है उससे बहुत ज़्यादा ये है, ऐसा आप मान के चलोगे। ठीक है,
तो 10 मोल अगर ये है, देखो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब इसका 10 मोल इसके 10 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। इसका 1 मोल इसका कितना मोल बनाता था? 1 मोल। तो इसका 10 मोल इसका कितना मोल बनाएगा? 10 मोल, है ना। अगर इसका 1 मोल यानी कि 1 मोल कार्बन, अभी हमने देखा था कि 1 मोल कार्बन क्या बनाता था? 1 मोल कार्बन 1 मोल CO2 बनाता था, 1 मोल CO2 बनाता था। और 1 मोल CO2 बनाता था मतलब कितना मास बनाता था? 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम CO2 बनाता था। तो इसका मतलब 10 मोल कार्बन बोलो कितना बनाएगा? 10 मोल कार्बन 10 मोल CO2 बनाएगा, या फिर 10 इंटू 44 ग्राम CO2 बनाएगा, 10 इंटू 44 ग्राम CO2 बनाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 440 ग्राम CO2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास मास ऑफ CO2 जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री समझ में आ रहा होगा। देखिए रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस कंसेप्ट को 2-3 बार भले ही ध्यान से अच्छे से एक क्वेश्चन को भले ही आपको 2 बार 3 बार करना पड़ जाए, आप इसे करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप हवा में कर लोगे। और अगर ये चीज़ आपको समझने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई तो फिर आप लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है। ये जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत ही मुश्किल लगेगा और इसके क्वेश्चंस आप लोगों से फिर सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपको इसे पढ़ना है, इसे रिवीजन करनी है और इसकी कैलकुलेशन आपको बहुत सारी ट्राई करनी है। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली हम इसके ऊपर करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन आप कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP। STP पे हमसे वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा गया है। इफ़ 10 मोल कार्बन रिएक्ट्स विद O2। देखिए सबसे पहला काम जो आपको इस रिएक्शन में करना है, इन क्वेश्चंस के अंदर करना है, तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं रिएक्शन के बेसिस पे। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, रिएक्शंस को लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? O2 के साथ, तो लिख लो इतना। और ये बना क्या रहा है? CO2 बना रहा है। कितना मोल कार्बन है? 10 मोल। अब हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, कितना CO2 बनेगा, ठीक है। देखो 1 मोल अगर कार्बन होता तो हम जानते थे कि इसका 1 मोल इसका कितना मोल बना रहा था? 1 मोल बना रहा था। अब 1 मोल का मतलब STP में आपको याद है, 1 मोल गैस का मतलब STP में हमने क्या समझा था? कोई भी गैस अगर STP पे 1 मोल है तो इसका मतलब हमारे पास उसका 22.4 लीटर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब 1 मोल का तो मतलब हो गया 22.4 लीटर CO2। अब हमसे पूछा गया है 10 मोल कार्बन कितना CO2 बनाएंगे, कितना वॉल्यूम CO2 का बनाएंगे। देखो 1 मोल अगर 1 मोल बनाता है तो इसका मतलब 10 मोल कितना मोल बनाएगा? 10 मोल बनाएगा, ठीक है। 1 मोल अगर 1 मोल बनाता है तो इसका मतलब 10 मोल कितना मोल बनाएगा? 10 मोल बनाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 पाव आटे से अगर 1 किलो हलवा बन रहा था तो 1 किलो आटे से कितना हलवा बनेगा? 4 किलो हलवा बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसा लगा लो कि अगर मान लो 1 किलो आटे से 1 किलो हलवा बन रहा था तो 10 किलो आटे से कितना हलवा बनेगा? 10 किलो हलवा बनेगा, ठीक है। तो 10 मोल से कितना बनेगा बोलो? 22.4 इंटू 10, इतना लीटर इसका होगा वॉल्यूम। यानी कि जो वॉल्यूम है हमारे पास वो होगा 224 लीटर CO2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP। कितना होगा? 224 लीटर CO2, जो कि बनने वाला है किस पर? STP की कंडीशन पर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ HCl required to react, HCl required to react
विद 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए HCl की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो हमसे पूछ रहा है कितना मास रिक्वायर्ड होगा। देखो जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये आप परेशान मत हो ना, धीरे धीरे आप रिएक्शन एक तो सीखोगे भी, तो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। और अभी आप लोगों को रिएक्शंस लिखकर भी दे दी जाएंगी साथ साथ क्वेश्चंस के अंदर ही, पर आगे आगे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को ईजी होता जाएगा, आप लोग खुद से भी रिएक्शंस कर पाओगे, ठीक है। जो रिएक्शन आपके करने लायक नहीं होंगी वो एग्ज़ाम में आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, तो उसके लिए परेशान मत होना कि रिएक्शंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उस पर अटकने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर इसके 2 मोल इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। देख लो सब कुछ बराबर भी है, ठीक है। कैल्शियम जो है ये 1 था, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर भी 1 और 2 3 है। तो इसका मतलब सारे के सारे आइटम बराबर हैं, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही रिएक्शन लिखी है, बैलेंसिंग सही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों से मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड पूछा गया है किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए, कोई परेशानी नहीं है भाई। हमें पता है कि इसका 1 मोल है ना, इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल के साथ, यानी कि इसका 1 मोल का मतलब आप जानते हो कितना होता था मोलर मास, 100 ग्राम। तो इसका 100 ग्राम इसके कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, इसका मोलर मास 40 + 12 + 48 100, ठीक है। और यहाँ पर इसका कितना होता था 1 + 35.5 यानी कि 36.5, ये तो 1 मोल के लिए हो गया, लेकिन हमको 2 मोल गिवन है, तो 2 मोल गिवन है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 73 ग्राम हो जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर 100 ग्राम 73 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो 10 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो भाई। 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा बोलो, 73/100 ग्राम से रिएक्ट करेगा। तो 10 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा बोलो, 73/100 गुना 10 से रिएक्ट करेगा, यानी कि 7.3 ग्राम से रिएक्ट करेगा। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 7.3 ग्राम ऑफ HCl, ये आपके पास आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक काम करिए, आपने अगर ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया है ना, तो हम यहीं पर एक अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है, नीचे वाले क्वेश्चन से। तो मैं नीचे वाले क्वेश्चन को हटाने नहीं चाह रहा हूँ अभी, मैं इसको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने के लिए अच्छे से, ठीक है। देखिए अब की बार आपसे फिर से मास ऑफ HCl ही पूछा है, मास ऑफ HCl ही पूछा गया है। अब आपसे क्या कह रहा है, विद 10 ग्राम, आपकी बार रिएक्शन किसके साथ हो रही है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 50% प्योर। अब देखो यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, 50% प्योर। तो इस चीज़ को समझो, मान लो आप सुनार की दुकान पे गए, ठीक है, सुनार की दुकान पे मम्मी के साथ शॉपिंग वॉपिंग करने गए कि भाई मम्मी ने बोला कि चल तू क्या करेगा, घर पे बैठा है, चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं। अब सुनार के पास आप लोग गए, सुनार ने मम्मी को दिखाई 10 ग्राम की सोने की चेन दिखा दी, ठीक है। अब मम्मी को पसंद आ गई, ठीक है भाई बहुत अच्छी है। अब सुनार ने चुपके से मतलब कहा कि भाई ये जो है ना ये केवल 70% ही प्योर है, ठीक है। ऐसे कहा कि आपको सुनाई ना दे, ठीक है, पर मतलब उसने बोल दिया मन ही मन में कि भाई तो 70% प्योर है। अब आपके कान तो तेज थे, आपने सुन लिया 70% प्योर है, इसका मतलब आप समझ गए कि भाई 10 ग्राम था
अगर 70% ही प्योर है तो इसका मतलब कितना हो गया, केवल 7 ग्राम ही सोना है इसके अंदर, ठीक है। तो असल में सोना कितना है 7 ग्राम, पर आपको चार्जेस कितने के लगे हैं 10 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको कि मैंने 50% प्योर, तो वहाँ तो चार्जेस आपको लग गए, लेकिन यहाँ पर तो देखो अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 50% प्योर है तो इसका मतलब इसका 5 ही ग्राम तो यूज़ होगा रिएक्शन में, बाकी 5 ग्राम तो कुछ भी हो हमें क्या लेना देना भाई, रिएक्शन में थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि हाँ भाई कैल्शियम कार्बोनेट था पर कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे मान लो कुछ और लेके हम सॉल्व कर देंगे, उस तरीके से थोड़ी ना कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री है भाई, ये रियल लाइफ थोड़ी है कि हाँ भाई सुनार ने वो जो 3 ग्राम था जो सोना नहीं था उसके भी पैसे ले लिए। यहाँ पर ऐसे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। मैं उधर की रिएक्शन लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि उधर की रिएक्शन तक हमें पहुँचना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भाई हम इतना तो जानते थे, इसका 100 ग्राम इसके 73 ग्राम से रिएक्ट करता था, पर ये तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 50% ही प्योर है। इसका मतलब टोटल कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, 5 ग्राम ही तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो 5 ग्राम वाली रिएक्शन करेगा, 10 ग्राम की रिएक्शन थोड़ी ना दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम सॉल्व कर रहे थे 10 ग्राम के लिए, पर अब हम सॉल्व करेंगे कितने के लिए, 5 ग्राम के लिए। तो यूनिटरी मेथड भाई 1 ग्राम का मतलब कितना है, 1 ग्राम का मतलब है 73/100, तो इसका मतलब 5 ग्राम का मतलब कितना होगा 73/100 गुना में कितना हो जाएगा 5, इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/20 है ना, क्योंकि 5 की टेबल में कितने पे जाएगा 20 पे, इसको आप फिर से काटोगे तो ये आएगा ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 3.65 ग्राम HCl, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कि कितने HCl के साथ ही रिएक्ट करने वाला है, 3.65 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये जो वीडियोस हैं इनके बारे में पता चलता रहे, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी जो नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिले। गुड बाय।